हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का माइंड मैप। ये यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक टेबल है, सबसे लास्ट में हम करेंगे। इस टेबल में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये टेबल को अच्छे से याद रखना है। इसकी वैल्यूज़ मैं बता दूंगा कैसे कैसे होता है एंड इनके डिटेक्शन क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मेन क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ये जो बाकी हैं समटाइम्स इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है कि इसको बनाया किसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, मतलब आर्टिफिशियली किसने इसको बनाया। इसको मैक्सवेल ने बनाया था सबसे पहले। तो उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट जो प्रेडिक्शंस दिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है। जैसे क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक्स के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जब यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाता है तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। जैसे कि यूनिट नंबर 3 है इसके अंदर, +2 के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है, मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर चार्जेस इज द मोशन, चार्जेस इज इन मोशन इज द कोज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब एक फील्ड के चेंज होने से दूसरा फील्ड बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो क्या वही चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर, हमने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है EMI, इसके अंदर क्या है कि जब हम एक मैग्नेट को मूव कराते हैं एक कोयल की तरफ, तो वहां पे क्या है, मैग्नेट का मोशन है। तो मैग्नेट के मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चार्ज को अलग अलग तरीके से यूज करते हो, इसकी वेलोसिटी में चेंजेस लाते हो, तो इसका बिहेवियर अलग 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 हो जाता है। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज मोशन में होता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होता है तब हमें क्या मिलता है, वेव्स। तो ये वेव्स का चैप्टर जो हमारा इसी के ऊपर ही है। तो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं आपको ध्यान रखना है। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू oscillating or acceleration of the charge particles. These waves are produced due to the charge in electric field change in electric field and magnetic field. Sinusoidally these are propagating due to change in, यहाँ आएगा change in, right? तो एक दूसरे के फील्ड के चेंज होने की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ओके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं। जैसे सन रेज जो आती हैं हमारे तक, रेडिएशंस, तो वो अर्थ तक जो आती हैं वो कौन सी रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर स्पेक्ट्रम होता है पूरा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अकेली यही होती है। जैसे हम धूप में जाते हैं, हमें गर्मी भी लगती है, तो वो इंफ्रारेड रेज होती है। मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ना रेंज होती है। उस रेंज के अंदर जैसे यहाँ से यहाँ तक रेंज है, मान लो 1 से 2 तक रेंज है, इसके अंदर 1 रे आ जाएगी। 2 से 3 तक रेंज है, इसके अंदर कोई और आ जाएगी, सिमिलरली। ठीक है, तो ये हमारा एक स्पेक्ट्रम रहता है। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है, थोड़ा साइंस के बारे में जान लें इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा करंट होता है जो कि एक कैपेसिटर के अंदर, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर देखो, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसके साथ ये वायर्स कनेक्टेड हैं। अब वायर्स के अंदर कौन सा करंट होता है, कंडक्शन करंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा कि जो करंट होता है कैपेसिटर के अंदर वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो बाहर होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन। ये दोनों ना एक दूसरे के साथ चलते हैं, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, ये ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी टाइम्स ऑफ टाइम वेरिंग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एब्सोल्यूट टाइम्स ऑफ d∅e/dt। ये क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर क्या होता है कि जब एक कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर कंडक्शन करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कैलकुलेट करने के लिए कंडक्शन करंट हमारा फेल हो गया था। जब इसके ऊपर मैक्सवेल ने एक फॉर्म लगाई थी जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं, तो उस फॉर्म से इसके बाहर तो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया और इसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला। तो फिर मैक्सवेल ने सोचा कि देयर इज अ समथिंग मिसिंग इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड वो मिसिंग स्टेटमेंट क्या थी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है। सो उन्होंने एक अपनी फॉर्म बना दी एम्पियर के लॉ को यूज करके। जैसे एम्पियर लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई तक होता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक और करंट भी होता है, उसको आई डी नाम दे दिया, तो उन्होंने अपना नाम कमा लिया, तो इसके अंदर उसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या होती है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई प्लस आई डी। क्लियर। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होता है इसका, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, वो कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो भी 90 डिग्री पे होता है। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने क्या करा, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, तो ये इसका ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। अगली बात इसके अंदर क्या आती है, मैक्सवेल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल की इक्वेशंस कौन सी होती है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो भी उनके लॉज थे, उन सब के ऊपर स्टडी करके इन्होंने अपनी 4 इक्वेशन बना दी। जैसे ये आपने पढ़ी हुई है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। क्या होता है गॉस लॉ, क्या होता है, ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी एनक्लोज सरफेस पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, पहले फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, उसके बाद उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर कर दोगे। ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म होता है। फिर दूसरा लॉ इनका क्या था, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक मैग्नेट है, इसमें से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज होती हैं और साउथ के अंदर एंटर करती हैं। आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि बार मैग्नेट के अंदर या सोलेनोइड के अंदर, उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। तो वो क्लोज लूप बनाने से क्या होता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड गया उतना मैग्नेटिक फील्ड वापस आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू जितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं उतनी वापस आ रही हैं। ठीक है, तो ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, देखो आपने पढ़ा हुआ है कि ई की वैल्यू क्या होती है, d∅dt होती है। तो इसको अगर हम ई को रिप्लेस कर देते हैं, एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू dV/dr। ये यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पढ़ते हैं, जिसमें रिलेशन होता है कि E की वैल्यू क्या होती है, माइनस का dV/dr होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है, तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू dr हो जाएगी, राइट, E इंटू dr। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, देखो इसको हमने रिप्लेस करा इससे, तो ये तो एज इट इज था ही, तो ये स्मॉल अमाउंट है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया एनक्लोज सरफेस पे। ठीक है, ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुश्किल नहीं है, बस ये ई को कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद एम्पियर मैक्सवेल मॉडिफाइड फॉर्म, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऊपर कि क्या होता है, एम्पियर लॉ के अंदर जो कंडक्शन करंट होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। जब ये 0 होगा तो ये फुल होगा, और जब ये फुल होगा तो ये फुल होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, मतलब आई की वैल्यू क्या होती है, dQ/dt होती है। ये याद रखना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो चाहे वो कंडक्शन करंट हो, वैल्यू उसकी यही रहेगी। ठीक है, डिफाइन करने के लिए ये बना दिया जाता है, ये इसका रीजन होता है एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt। अगर आप इसको भी ओपन करते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम इसको ओपन करते हैं, जैसे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, आई d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d। फ्लक्स क्या होता है, q/एप्सिलॉन नॉट होता है ना, q/dt, और बाहर क्या है ये एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, q/एप्सिलॉन नॉट होता है ना गॉस थ्योरम से, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बच गया, dQ/dt। तो यही बताया मैंने आपको, dQ/dt ही होता है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हमने स्टार्टिंग में कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बोथ आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, या ऑसिलेशन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, इस तरह, ये मान लो x मान लो, ये y मान लो, तो हमारी वेव्स कहाँ जाएंगी, इधर, इस तरह से। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये हो गया, या दोनों में से कोई मर्जी ले लो, तो ये वेव कैसे चलेगी, आगे की तरफ। तो इन दोनों की जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है
और मैग्नेटिक फील्ड मान लो वाई में है, तो वेव कहाँ जाएगी, जेड के अंदर। इस बात को ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और जो ये वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है, ये दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये सेम फेज में होते हैं, मतलब इनका मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है, मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो सेम बनता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ वेव कैसे मिलती है हमारे को, ई क्रॉस बी कर दो, ई क्रॉस बी, ये राइट हैंड स्क्रू रूल होता है ना, ई क्रॉस बी, उससे पता लगता है। जैसे अगर मान लो एक्स में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वाई में जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्स क्रॉस वाई करते हैं, मतलब आई क्रॉस जे करते हैं, क्रॉस जे, तो क्या मिलता है, के मिलता है वेक्टर्स के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ई क्रॉस बी क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेव देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वेव की इक्वेशन है, ये क्लास 11 के अंदर जो वेव चैप्टर है उसमें सिखाया जाता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जा रहा है तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ, वाई की वैल्यू क्या होती थी, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वाली वैल्यू जो होती थी क्लास 11th में यूज करते थे हम, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव पार्टिकल। तो यहाँ पे y की जगह हमने e लिख दिया, r की जगह ई नॉट लिख दिया। r क्या होता था, एम्पलीट्यूड होता था, तो यहाँ पे ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। k क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, तो यहाँ k क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ओमेगा टी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर आप रिजेंबल करते हो तो सेम सही है ये, ठीक है। तो याद रखना इसको, ई नॉट बी नॉट ये मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड में जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स ये रिप्रेजेंट करता है वेव किधर जा रही है, वेव किधर जा रही है आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर हो, यहाँ पे जो भी अल्फाबेट होगा वो ये बताएगा आपको कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी। तो C क्या होता है हमारे पास, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। अगर वैक्यूम की बात करें तो ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। μ0 क्या होता है, 4π × 10⁻⁻7 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वाला कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 8.854 10⁻12, ठीक है। अगर अब ये मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर ये होता है, राइट। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज मतलब दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो प्रोपेगेट करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन एट राइट एंगल, सेम दोबारा रिपीट है। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, दरअसल ये फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता इनके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब वेव है, वेव कौन सा पैटर्न देता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो इंटरफेरेंस, जिसको आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब 90 डिग्री पे होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पोलराइज का मतलब क्या होता है, पोलराइज का मतलब होता है कि एक ही फेज के अंदर चलना। जैसे अनपोलराइज का मतलब होता है, ये इस तरह से कट गया सिलेबस से, वेव ऑप्टिक्स के अंदर टॉपिक है अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज जैसे ये पोलराइज गोगल नहीं होते, रे बैन वगैरह हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे हमें धूप कम लगती है, सीधी सी बात है। जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आती है, चश्मा लगाने से क्या होता है, लाइट कम हो जाती है, तो ये इस तरह से पोलरॉइड यूज़ करते हैं। एनीवे उसके बाद नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाई फ्रीक्वेंसी, इसको रट्टा मार लो, ये फॉर्मूले को बहुत काम आता है। इसका यूज़ होगा हमारे को जैसे कोई स्पीड निकालनी है या फिर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो ये 2-3 में से ये तो कांस्टेंट है, ये तो याद ही रहता है, इन दोनों में से कोई एक दिया होगा, दूसरा पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर एनर्जी। देखो यार एनर्जी कैसे होती है, अब एक बात, हमारे जो फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ काम करती हैं, या हमारे घर में ओवन है, तो जो कोई भी जहाँ पे रेज वाला काम हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। अब ये बनती कैसे हैं, ये ना एक L और एक C, इंडक्टर और कैपेसिटर, दो तरह के डिवाइस होते हैं। इन दोनों डिवाइस को यूज़ करके, इनको ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं, ट्यून्ड सर्किट। ये हमारा उसमें भी होता है, जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, उसमें हो गया, गाड़ियों में हो गया, जहाँ पे आपको मतलब
वेव्स से रिलेटेड काम करना है, वहां पे आपको जो ऑसिलेटर टाइप कहते हैं इसको, एलसी ऑसिलेटर, तो कहने का मतलब ये एक डिवाइस है, हमारे फोन में हर जगह यही होता है। तो ये अब मैंने बोला कि एल और सी, एल का मतलब क्या होता है इंडक्टर, सी का मतलब क्या होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एनर्जी और इंडक्टर की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी को ऐड करा दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये यूबी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और एवरेज डेंसिटी जो होती है हमारी इसके अंदर, वो क्या हो जाएगी, आप ये जो ई वैल्यू ना, ई वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू, इन वैल्यूज को आरएमएस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएंगे, सिर्फ याद रखनी है आपको, रट्टा मार लो इनका। उसके बाद ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये मोमेंटम देती हैं, ये आप निकाल सकते हो, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, इन सबसे निकल जाती हैं। ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, P इज इक्वल्स टू यू ओवर सी, ठीक है। यू क्या हमारे पास एनर्जी है, बाई में सी हो गया, राइट। उसके बाद इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लेना जो भी मैंने कराए हैं इसके अंदर। ओके, एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर, एक ई नॉट बाय बी नॉट करके एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट और बी नॉट को सी बोलते हैं, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट देता है। समटाइम्स क्या होता है, आपसे बी पूछ लेंगे और ई दे देंगे, तो आप बी ऊपर ले जाओ, सी से डिवाइड कर दो। सी तो आपको पता ही है 3 गुना 10 की पावर 8 होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ई नॉट की वैल्यू मान लो मैंने आपको पूछ ली, और बी नॉट की वैल्यू आपको मैंने दे दी 10 टेस्ला, तो मैंने बोला ई नॉट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सी इंटू 10 कर दोगे। तो सी कितना है, 3 गुना 10 की पावर 8 गुना में 10 कितना हो गया, 3 गुना 10 की पावर 9 और न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस याद रखना, ये पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इक्वेशन दे देंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद अब मेन आता है हमारा इसके अंदर वेव्स वाला। ये बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे नाम याद रखना है, रेडियो वेव्स हो गया हमारे पास, और माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको याद करना है। इन सब के अंदर याद क्या करना है, एक तो इनके नाम याद करने हैं, इसके नाम के आगे ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद करनी है और इसकी वेवलेंथ याद करनी है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है और वेवलेंथ इतनी होती है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई एक याद रख लो। मान लो आपने क्या करा, आपने वेवलेंथ याद रख ली, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 0.1 मीटर होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, सी बाय लैम्डा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सबका ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो बोलेंगे आपको कि 10⁻⁹ जो है हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी वेव होती है, तो आप कहोगे माइक्रोवेव्स होती हैं। फिर वो पूछेंगे इसका यूज़ क्या होता है, माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या होता है, ये इसकी यूजेस है सबकी, ये सबकी लिस्ट है, ये किस किस का क्या यूज़ होता है। एनसीईआरटी के अंदर ये काफ़ी अच्छे से दे रखा है, वहाँ से इसके यूजेस पढ़ लेना। बाकी ये एक छोटा सा डेमो है इसके ऊपर याद करने के लिए, इसकी टेबल को, और ये प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये डिटेक्ट कैसे होती हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 8, और वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ होती है हमारी इसके अंदर 0.1 मीटर, मोर देन 0.1 मीटर। और प्रोडक्शन कैसे होता है, रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, एरियल्स मतलब एंटीनास, इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, एंटीना से डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर होता है, फ़ोन में रेडियो वेव्स आती है, एंटीना होता है ना जो कैच करता है, और उसके बाद टावर होता है जहाँ से रेज आती हैं, टावर एंटीना और फ़ोन के अंदर एंटीना, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए एंटीने का साइज़ काफ़ी छोटा होता है फ़ोन के अंदर। तो मेन प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ एंड फाइन स्पेशलाइज यूज्ड इन रेडियो कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन होते हैं, टीवी वीवी चलते हैं, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये क्लिस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन वॉल्व होते हैं हमारे ओवन के अंदर, तो वहाँ ये पैदा होती हैं। तो डिटेक्ट कैसे होती है, डायोड्स होती हैं, ये सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, डायोड्स क्या होता है, पीएन जंक्शन टाइप, तो मतलब पता लग जाता है हमारे को ये हाँ ये बन रही है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, साइज़ पता लगाना हो, ठीक है, किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी स्केल तक का, और एनालिसिस टू फाइन डिटेल न्यूक्लियर, खाना बनाने के लिए भी करते हैं माइक्रोवेव्स का यूज़, ठीक है। बॉल की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी, किस बॉलर ने कितनी स्पीड फेंकी है, तो इन सब के अंदर ये यूज़ होता है। तो ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें, रट्टा मारने वाली चीज़ें। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज हमारी हीटिंग रेज होती हैं, हीटिंग रेज, जैसे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करके रखती हैं, जो हमें हीटिंग इफेक्ट देती हैं, गर्म फील होता है जो हमें, वो होती है हमारी बॉडी में से भी निकलती है ना इंफ्रारेड रेज। इसकी वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है, कैसे पैदा होती हैं, ये थर्मोपाइल्स या बैरोमीटर, इनसे पता लगता है। और इसका यूज़ क्या होता है, जैसे यूज़ तो मेनली आप इसको फिजियोथेरेपी में ये देख लो, फिजियोथेरेपी वाले ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
विजिबल लाइट हमारे देखने में काम आती है ह्यूमन आई के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज जो क्या काम आती हैं, इसका काम होता है जैसे स्टरलाइजेशन वगैरह टाइप के लिए, टैनिंग वगैरह करती हैं, इसके नुकसान भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। और एक्सरेज का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर पता करना, हम जैसे किसी की बोन वोन में कुछ आ गया, मतलब स्ट्रेन वगैरह आ गया, बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको पता लगाने के लिए। तो मेनली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है इसके लिए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन टेबल से ही आता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको बोलेंगे 700 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक वाली रेज का नाम बताएं। तो अगर ये बोल दिया आपको, फिर आपको ये पता होना चाहिए, फिर वो कहेंगे इसके 2-3 यूज़ बताओ, फिर आपको ये याद करना होगा। समझ में आ गया? ये चैप्टर बहुत इजी है काफ़ी। इसके अंदर मेन आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा आएगा, टेबल में से क्वेश्चन आएगा। और टेबल में से ज़्यादा पूरे चांस है इसके, 99% चांस है इसके अंदर टेबल में से क्वेश्चन आने के। और दूसरा इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए आपको इसका 1-2 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने होंगे कम से कम। तब आपको पता लगेगा ये क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π/t। इसके लिए थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो इसके सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर ट्राई कर ले प्रीवियस ईयर्स के अंदर, PYQs के अंदर इसके कर लेना, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो मेन क्या क्या कर लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या होती हैं, मैक्सवेल की मॉडिफाइड फॉर्म्स क्या होती हैं, और इक्वेशंस में आपको चारों याद रखनी है। पिछले 4 जितने आपने यूनिट करे हैं, पीछे 4 यूनिट, मतलब एनसीईआरटी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चलती कैसे हैं, तो ये इस तरह से चलती हैं आपकी E और B परपेंडिकुलर। जैसे कॉपी खोलते हैं ना हम लोग, कॉपी खोलेंगे अगर जैसे आप, ये कॉपी है हमारे पास, कोई भी बुक है, आपने ये बुक को आपने ओपन कर लिया, आपने बुक को ऐसे रख लिया, जैसे L बना लिया ना, ओपन करा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो वेव कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, मतलब Z की तरफ, राइट। ओके, तो पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।